जो इंशाल्लाह आपको शेयर कर दूंगी मैं। आज हमारा जो टॉपिक है, इट इज़ द सिंपल एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज़ के सोसाइटीज़ कैसे इवॉल्व हुई हैं और इवॉल्व हमारे जितने भी हिस्ट्री है उसमें सोसाइटीज़ का किस तरह से मेकअप रहा है या स्ट्रक्चर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस लेक्चर। लाइक इस लेक्चर में जो है हमने क्या लर्न करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मोस्ट ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री ये कहती है कि जी सोसाइटीज़ हमारी जो है उनका स्ट्रक्चर और उनका जितना भी डेवलपमेंटल रोल है वो डिपेंड करता है इंडस्ट्री पे। फॉर एग्जांपल अगर सोसाइटी की डेवलपमेंट को देखते जाएं, आप स्लाइड नंबर 2 पे ही देख सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी इज बेस्ड ऑन द इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जिसमें अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ही हमने सोसाइटीज को कैटेगराइज करना है। लाइक मोस्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री पीपल लिव्ड इन प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज कैरेक्टराइज्ड बाय लिमिटेड टेक्नोलॉजी, जहाँ पे टेक्नोलॉजी हमारी लिमिटेड थी, प्रोडक्शन हमारी लिमिटेड थी। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया जिसमें हमारे पास इकोनॉमी और हमारी मैकेनाइज्ड लेबर जो थी उसमें ज़्यादा इंक्रीज आया। एंड देन अभी हमारे पास जो चल रहा है, इट इज़ द न्यू मिलेनियम, 20th सेंचुरी, जिसमें जिस एरा को कहा जाता है पोस्ट इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सोसाइटी। ये हमारी अभी पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी चल रही है जिसमें इंफॉर्मेशनल और डिजिटल एरा भी जिसे हम कह सकते हैं। नाउ कम ऑन थर्ड स्लाइड। लाइक व्हाट यू विल लर्न टू डू, इसमें हमने क्या सीखना है कि रोल ऑफ एनवायरनमेंट ऑन प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। हमने देखना है कि इंडस्ट्री से पहले सोसाइटीज कैसे डेवलप होती थी और किन वजूहत के बायस डेवलप होती थी। देन द डिफरेंस बिटवीन प्री इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज को हमने देखना है कि उनमें फ़र्क क्या क्या है और उनकी बेसिक्स क्या क्या हैं। नंबर 4 स्लाइड पे आ जाएं आप, टाइप्स ऑफ सोसाइटीज। अब हम अगर सोसाइटीज की टाइप्स में देखें तो हमें काफ़ी सारी टाइप्स नज़र आती हैं। अगर हम देखें जो अभी भी हंटिंग एंड गैदरिंग करते हैं, जो शिकार करते हैं और अपनी जितनी ज़रूरियात हैं वो उससे पूरी करते हैं, तो वो भी एक, हम कह सकते हैं कि वो कबीले भी एक सेटअप में सोसाइटी कहलाते हैं। अगर इंडस्ट्रियल हम सोसाइटी को देखें तो जापान, अमेरिका हमारे पास उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो इंडस्ट्री बेस्ड सोसाइटीज हैं। बट व्हाट डज इट मीन, इसका मकसद क्या एग्जैक्टली, सोसाइटी है क्या? So first of all, I want to define the term society. Like society refers to a group of people who live in the definable community and share the same culture. Society हम किसे कहते हैं? Society group of people है जो एक definable community, मतलब जो किसी कैरेक्टर से डिफाइन हो सके, उस कम्युनिटी में रहते हो और शेयर द सेम कल्चर, वो एक ही कल्चर को शेयर करते हो। सिंपली सो कॉल्ड द सोसाइटी। ऑन अ ब्रॉडर स्केल हम कह सकते हैं कि सोसाइटी जो है कंसिस्ट ऑफ पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस अराउंड अस, जो हमारे सराउंडिंग में इंस्टीट्यूशंस हैं उससे बनी होती हैं। अवर शेयर्ड बिलीव्स, हमारे जितने भी अकीदे हैं वो शेयर्ड होने चाहिए, अवर कल्चरल आइडियाज हैं वो भी शेयर्ड होने चाहिए। टिपिकली मोर एडवांस सोसाइटीज आल्सो शेयर अ पॉलिटिकल अथॉरिटी, जो मोर एडवांस हमारी सोसाइटीज हैं वो पॉलिटिकल अथॉरिटी भी शेयर करते हैं। नाउ कंटिन्यू, कम ऑन फिफ्थ स्लाइड। लाइक सोशोलॉजिस्ट, अगर हम अब आ जाते हैं हम डिवीजन ऑफ सोसाइटीज पे कि सोसाइटी को हम डिवाइड कैसे करें, या सोसाइटीज को हम डिवीजन में किस तरह से कंट्री जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सोशोलॉजिस्ट हैं जेरार्ड लैंस्की, 1924 में इसने टर्म डिफाइन किया सोसाइटीज का। लाइक इट इज अ टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन। ये कहते हैं कि जी सोसाइटीज हमारी जो है उनको हम अगर डिवाइड करें तो ये टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन है जिसमें सोसाइटी एडवांस होती है ऑन द बेस ऑफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। So society with rudimentary technology depend on the fluctuation of their environment. जैसे जैसे ही हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप होती जाएगी वैसे वैसे हमारी सोसाइटीज में भी फर्क आता जाएगा, उसकी डेवलपमेंट में चेंजेस आती जाएंगी, उनके कल्चर में, उनकी डेली रूटीन लाइफ में। लाइक in the last para, you can see there here, this distinction is so important that sociologists generally classify societies along the spectrum of their level of industrialization from pre-industrial to industrial to post-industrial.
यही वजूहत हैं कि हमारी सोसाइटीज़ पे इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसकी वजह से सोशोलॉजिस्ट भी सोसाइटी को 3 जो है एराज में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट हमारे पास प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, उसके बाद हमारे पास इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हैं, लास्ट हमारे पास जो एरा है वो है पोस्ट इंडस्ट्री है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। ये प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज क्या होती हैं? बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड द वाइड स्प्रेड ऑफ ह्यूमन, हम कह सकते यूज ऑफ मशीन्स के पहले क्या होता था कि सबसे पहले स्टार्ट में जब हमारे पास इंडस्ट्री नहीं थी तो उस टाइम में वाइड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जब हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, इकोनॉमिक प्रोडक्शन वाज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ लेबर a human being could provide and there were few specialized occupations। जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है, तो हमारे पास लिमिटेड ऑक्यूपेशंस थे जो परफॉर्म किए जाते थे हमारी सोसाइटीज में। द वेरी फर्स्ट ऑक्यूपेशन वाज द हंटर गैदरर। सबसे पहले क्या था? शिकार करना, उसको जमा करना, उस पर गुजारा करना। इसलिए प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में सबसे जो हमारे पास ओल्ड सोसाइटी कही जाती है, दे आर हंटर एंड गैदरर। ये सिंपली जो है डेमोस्ट्रेट द स्ट्रॉन्गेस्ट डिपेंडेंस ऑन द एनवायरनमेंट। इनका पूरा जो है डिपेंडेंस इनकी जो एनवायरनमेंट पे थी ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में एक टाइप सी जो सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर रही है। एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी अंटिल अबाउट 10,000 साल से 12,000 साल जो है पहले इस सोसाइटी का बुनियाद पड़ा था ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज एंड डिफरेंट कम्युनिटीज। बट आपकी चैट खुली हुई है, आप आराम से जो भी कमेंट लिखना है आप लिख सकते हैं। यू कैन इजीली शेयर योर एनी सजेशन, एनी कमेंट। आपकी चैट ओपन है। देन जो है हमारे पास क्या सोसाइटीज जो है हंटर गैदरर में उनका फुल जो था सर्वाइवल वो उनकी सराउंडिंग पे ही था कि सराउंडिंग के पास कितनी रिसोर्सेज हैं। दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स एंड देन अनकल्टिवेटेड प्लांट्स जो थे उनको इस्तेमाल करते थे फॉर फूड पर्पस के लिए। देन रिसोर्सेज जो हैं उनकी स्केर्स की वजह से, उनकी कमी की वजह से ग्रुप जो है वो एक एरिया से दूसरे एरिया में अपने सस्टेंस के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए हिजरत कर जाते थे। दी सोसाइटीज कॉमन एंटिल सेवरल हंड्रेड ईयर्स अगो। ये सोसाइटीज बहुत कॉमन थी काफी साल पहले, बट टुडे ओनली फ्यू हंड्रेड रिमेन्स इन एग्जिस्टेंस एज इंडिजीनियस बम्बूटी। ये एक कबीला है जिससे हम सिंपली जो अभी हमारे पास सिर्फ दो हैं, एक ओरिजिन जो है ऑस्ट्रेलिया में और दूसरा हमारे पास बम्बूटी ग्रुप है जो रिपब्लिक ऑफ कांगो में है। ये दो कबीले अभी भी बहुत ज्यादा मशहूर हैं, जो हंटर एंड गैदरर ग्रुप हैं, जो अभी भी अपने उसी प्रोफेशन के साथ अपनी सोसाइटीज को कंटिन्यू चला रहे हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास जो ग्रुप है, ये हमारे पास सोसाइटी है, दिस इज पास्टोरल। पास्टोरल में बेटा हमारे पास क्या है कि चेंजिंग कंडीशंस एंड एडेप्टेशंस लेड सम सोसाइटीज टू रिलाई ऑन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। उसके बाद क्या हुआ कि जितनी भी हमारे पास चेंजिंग सोसाइटीज में आती गई, उनमें फिर उनके प्रोफेशन जो है, ये सेकंड प्रोफेशन जो हमारे पास है प्री इंडस्ट्रियल में, वो है पास्टोरल, जिनकी डिपेंडेंस थी या सर्वाइवल था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स पे। वेयर सर्कमस्टेंसेस परमिटेड रफली, ये 7,500 साल पहले का बेसिक सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है, जिसमें ह्यूमन बिगन टू रिकॉग्नाइज देयर एबिलिटी टू टेम ब्रीड एनिमल्स। इसमें क्या था कि ह्यूमंस ने उसमें जो है ह्यूमन हमारे स्पेसिफिक जो ह्यूमन सोसाइटीज थी वो डिपेंड कर रही हैं ऑन द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स फॉर देयर डोमेस्टिक एनिमल्स। देन अब पास्टोरल सोसाइटी जो है, जिसमें एक एग्जांपल है माजी विलेजर्स का, ये रिलाय करते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल अनलाइक अर्लियर हंटर गैदरर। इसमें फर्क ये हमारे पास आ जाता है कि जो पहले हंटर थे या जो शिकार करके अपना डेली रूटीन की जो है
सर्वाइवल करते थे, उनसे ये थोड़ा हटके इन सोसाइटीज में डिफरेंस था कि ये अलाइव जो है, उनकी रिसोर्सेज जो है स्टे अलाइव वो मौजूद रहती थी, उनको वो दोबारा भी कंटिन्यू ब्रीड करवा के अपनी रिसोर्सेज बढ़ा सकते थे, और इनके पास फूड पर्पस, क्लॉथिंग पर्पस एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो उन्हीं एनिमल्स को इस्तेमाल कर सकते थे। यानी ये थोड़ी सी डेवलप्ड सोसाइटी है फ्रॉम दी फर्स्ट सोसाइटी। लाइक पास्टोरल सोसाइटी जो थी वो सिंपल नोमैडिक थी, जिसमें हमारे पास दे आर पोस्ट टू फॉलो देयर एनिमल्स टू फ्रेश फीडिंग ग्राउंड्स, वो फ्रेश फीडिंग ग्राउंड्स के लिए अपने एनिमल्स को इस्तेमाल करते थे। अराउंड द टाइम दैट पास्टोरल सोसाइटी इमर्ज, स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन बिगन टू डेवलप। जैसे हमारे पास पास्टोरल ग्रुप आना शुरू हुआ तो हमारे पास स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन भी स्टार्ट हो गए, जिसमें कुछ जो है वो उनकी फीड के लिए कल्टीवेशन करने लगे प्लांट्स की, कुछ जो है उनको ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करने लगे, कुछ उनमें से फूड का बिजनेस करने लगे, कुछ लाइव स्टॉक का बिजनेस करने लगे, कुछ क्लॉथिंग का बिजनेस करने लगे। यानी अभी बिजनेस भी हमारी सोसाइटी में इंट्रोड्यूस होना शुरू हुआ। नाउ हमारे पास प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में थर्ड सोसाइटी है हॉर्टिकल्चरल। हॉर्टिकल्चरल ये आ जाती है, पहले जो थे हमारे वो एनिमल बेस्ड सोसाइटीज थी, एक हंटिंग कर रहे थे एनिमल्स की, दूसरी उनकी जो है वो ब्रीडिंग करवा रहे थे और उनको डोमेस्टिकेशन उनकी कर रहे थे। अब थर्ड हमारे पास है हॉर्टिकल्चरल। अराउंड द सेम टाइम दैट पास्टोरल सोसाइटी ऑन द राइज, जब हमारे पास पास्टोरल सोसाइटी जैसे जैसे बढ़ने लगी तो उसके साथ ही हॉर्टिकल्चर सोसाइटी भी बढ़ने लगी। इनका काम क्या था कि ये उन्हीं प्लांट्स को जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के लिए या जानवरों के लिए चारा या डेली रूटीन में चारे की जरूरत थी, तो वो उनको कल्टीवेट करने लगे। लाइक प्रीवियसली डिप्लीशन ऑफ रीजन्स क्रॉप्स और वाटर सप्लाई फोर्स पास्टोरल सोसाइटी टू रिलोकेट। जैसे कि पहले हमारे पास कोई वाटर की इस तरह सिस्टम नहीं था, जिस तरह अभी हमारे पास बैराज सिस्टम है या और इसकी मेंटेनेंस है, तो जो हमारे पास जितनी भी एनिमल्स की ब्रीडिंग वाले या एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन वाली सोसाइटीज थी, तो उनको फूड के लिए उन एरियाज से हिजरत करना पड़ती थी। तो हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज यानी उन हॉर्टिकल्चरिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने स्पेसिफिक वो एरियाज चूज किए जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होती थी, जहाँ पे वो कंटिन्यू क्रॉप्स को भी ग्रो करवा सकते थे। तो उन्होंने हंटर गैदरर जो थे वो लार्जली डिपेंड करते एनवायरनमेंट पे, बट जो हमारे पास डोमेस्टिकेशन वाले एनिमल्स वाले थे वो हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी पे डिपेंड करने लगे। अब सेम लाइन में हमारे पास थर्ड भी जो फोर्थ आ जाती है सोसाइटी, ये भी प्री इंडस्ट्रियल में ही है, एग्रीकल्चरल सोसाइटी। यानी अब उन्होंने एक स्पेसिफिक एरिया भी हॉर्टिकल्चर के तौर पे चूज कर लिया जहाँ पे वो कंटिन्यू क्रॉप्स को भी लगा सकते थे। उन्होंने डोमेस्टिकेशन भी शुरू कर दी, उससे ट्रांसपोर्टेशन, क्लॉथिंग और अपने डेली रूटीन के फीड के लिए भी उन्होंने जो है एनिमल्स को इस्तेमाल करना शुरू किया। तो उसके बाद हमारे पास सम डेवलप्ड एक सोसाइटी आती है एग्रीकल्चरल। वेल पास्टोरल एंड हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज यूज स्मॉल टेम्पररी टूल्स, जिसमें हमारे पास आ जाते थे डिगिंग स्टिक्स। एग्रीकल्चरल सोसाइटीज रिलाइड ऑन परमानेंट टूल्स फॉर सर्वाइवल। इन्होंने क्या किया कि परमानेंट टूल ऑफ सर्वाइवल स्टार्ट किया। एंड अराउंड ये 3000 बीसी में हमारे पास आ जाते बिफोर क्रिश्चियन में कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चरल सोसाइटी। इनमें क्या हुआ कि न्यू टेक्नोलॉजी भी हमारे पास इंट्रोड्यूस हुई, जिसने एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन लाया और फार्मिंग पॉसिबिलिटीज को उन्होंने प्रॉफिटेबल बनाया। अब क्या था कि फार्मर्स ने प्लांट्स की रोटेशन भी स्टार्ट की, उनकी ग्रोथ के लिए उन्होंने डिफरेंट टेक्नोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस करवाया। रीयूज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज फर्टिलाइजर यूज लेड टू बेटर हार्वेस्ट, बिगर सरप्लस ऑफ फूड। उन्होंने फूड को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर का इस्तेमाल भी शुरू किया। डिगिंग के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए नई मशीनें भी बनाना शुरू किए और मेटल को भी बनाना शुरू किया, क्योंकि ये इक्विपमेंट जो है वो मेटल से बहुत अच्छे तरीके से बन सकते थे। इस तरह से वो टेक्निकली भी इक्विपमेंट बनाना शुरू हुए। ह्यूमन सेटलमेंट्स ग्रो इनटू टाउन्स एंड सिटीज। ह्यूमंस की जो सेटलमेंट्स थी वो टाउन्स में और सिटीज में भी होने लगी, क्योंकि कुछ जो सोसाइटीज थी या कुछ जो ग्रुप्स थे वो कल्टीवेशन कर रहे थे, बाकी जो थे वो उनके सेलिंग के लिए, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्पेसिफिक एरियाज में रहने लगे। पर्टिकुलरली बाउंटीफुल रीजन्स बिकेम सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स।
जहाँ पे ज़्यादा आबादी थी या जहाँ पे कंटिन्यू रिहाइश रखी जा सकती थी, तो वो हमारे पास बिजनेस एरियाज बन गए या ट्रेड एरियाज बन गए। सेम एग्रीकल्चर सोसाइटी में जो है, इन दिस इज आल्सो एज इन विच पीपल हैड टाइम एंड कंफर्ट टू एंगेज इन मोर कॉन्टेम्पलेटिव एंड थाटफुल एक्टिविटीज। ये वही टाइम था कि जिसमें ह्यूमन सोसाइटीज मोर रिलैक्स थी, क्योंकि उन्हें पता था कि प्लांट्स हमारे स्पेसिफिक सीजन में जो है वो ग्रो होंगे, स्पेसिफिक उन्हें टाइम जो है वो रिलैक्सेशन का भी मिल जाता था। उसमें फिर हमारे पास अदर एक्टिविटीज लाइक म्यूजिक, पोएट्री, फिलोसफी का भी बुनियाद पड़ा। ये वही पीरियड है जिसमें दिस पीरियड became referred to as the dawn of civilization। इसे civilization की dawn भी कहा जाता है by some because of the development of leisure and humanities। इसी में leisure humanities का भी concept आता है। Like craft people were able to support themselves through the production of creative, decorative or thoughtful provoking aesthetic objectives and writings। इससे हमारे क्राफ्टमैन जो हैं वो डिफरेंट चीज़ें जो है हमारे एंटरटेनमेंट की बना सकते थे। एज ए रिसोर्सेज हमारे पास सोशल क्लासेस बिकेम मोर डिविजिव, वो ज़्यादा डिविजिव हो गए, उनमें ज़्यादा जो है हमारे पास वैरायटी आ गई। एंड उसका दूसरा जो है हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा कि दोज हु हैड मोर रिसोर्सेज कुड अफोर्ड बेटर लिविंग एंड डेवलप्ड इनटू अ क्लास ऑफ नोबिलिटी। इसमें क्या हुआ कि अब जो हमारे पास जिनके पास जमीनों पे ज्यादा अख्तियार था या जो जमीनों के मालिक कहलाए, वो हमारे पास नोबिलिटी क्लास में चले गए। एंड डिफरेंस इन सोशल स्टैंडिंग बिटवीन मेन एंड वुमेन इंक्रीज, क्योंकि काम के लिहाज से हमारा फैमिली सेटअप जो है उसमें डिफरेंस आया। एज सिटीज एक्सपेंडेड, शहर हमारे बढ़ने लगे, ओनरशिप एंड प्रिजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज बिकेम अ प्रेसिंग कंसर्न। ओनरशिप का और रिसोर्सेज पे काबिज होने का कॉन्सेप्ट भी हमारे पास बढ़ता गया। इसमें क्या हुआ कि हमारे पास फ्यूडल सोसाइटीज का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। लाइक 19th सेंचुरी में फ्यूडल कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास उरूज पे था। These societies contain a strict hierarchical system of power based around land ownership and protection। ये हमारे पास लैंड ऑनरशिप एंड प्रोटेक्शन में जो है वो सबसे ज्यादा रोल प्ले करने वाली सोसाइटी है, जिसमें हमारी सोसाइटी दो हिस्सों में या हायरार्किकल सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी ऑन द बेसिस ऑफ पावर। पावर किस पे बेस कर रहा था? लैंड ऑनरशिप पे और प्रोटेक्शन पे। नोबिलिटी नोन एज लॉर्ड्स, उन्हें लॉर्ड्स कहलाने लगे, वो लॉर्ड्स कहलाने लगे खुद को। प्लेस वेस्टेड इन चार्ज ऑफ पीसेस ऑफ लैंड, जिनका जितनी जमीनों पे ज्यादा कब्जा था वो उतने ही बड़े बादशाह कहलाने लगे। इन रिटर्न फॉर द रिसोर्सेज दैट द लैंड प्रोवाइडेड, जितनी जितनी उन्हें जमीनें प्रोवाइडेड थी, वैसे प्रोमिस टू फाइट फॉर देयर लॉर्ड्स, उनके जितने भी सबऑर्डिनेट्स थे वो अपने लॉर्ड्स के लिए लड़ने के लिए तैयार थे। अब ये हमारे पास कॉन्सेप्चुअली हमारे पास ये प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी के कॉन्सेप्ट थे, जिसमें हमने जो जितने पढ़े हैं उसमें पहला हमारे पास हंटर गैदरर है, सेकंड हमारे पास पास्टोरल सोसाइटी है, थर्ड हमारे पास हॉर्टिकल्चर सोसाइटी है, फोर्थ हमारे पास एग्रीकल्चर सोसाइटी है, फिफ्थ हमारे पास फ्यूडल सोसाइटी है। ये पांच हमारे पास नाम थे सोसाइटीज के जो आ रहे थे प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। अब हम आ जाते हैं सेकंड एरा, क्योंकि जब एग्रीकल्चर सोसाइटी में डेवलपमेंट शुरू हुई तो हमारे पास इक्विपमेंट भी डेवलप हो गए, सिटीज भी डेवलप हो गए, ह्यूमन जो है हमारी पास सोसाइटी पर रिलैक्स भी हो गए। तो अब उन्होंने फर्दर जितने लैंडलॉर्ड्स थे जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज थी, उन्होंने फर्दर डेवलपमेंट के लिए भी इन्वेस्ट करना शुरू किया, और वही बेसिक जो हमारे पास रिसोर्स थी वही इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बुनियाद बनी। दीज इंडिविजुअल पीसेज ऑफ लैंड, जिन्हें known as fiefdoms, were cultivated by the lower class, जो लोअर क्लास उन्हें कल्टीवेट करती थी। ये बड़ा वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट के मैडम, ये सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा है। बेटा स्लाइड्स को आप थोड़ा सा सुकून से पढ़ेंगे ना, कोई मुश्किल नहीं है। इनमें सिर्फ स्टोरी है कि हमारी सोसाइटी कैसे डेवलप हुई, किस वजह से उनमें चेंजेस आई, और कौन से सोसाइटी के ग्रुप बने और उनकी वजूहात क्या थी। सिंपल सोसाइटी की ये समझे हिस्ट्री है। देयर इज नॉट एनी डिफिकल्ट, इसमें कोई कंसर्न नहीं है, कोई डिफिकल्ट इसमें टर्म नहीं है, सादा सादा सारी चीजें हैं। उसके अलावा भी अगर कोई मुश्किलात लग रही हैं तो फील फ्री, हम डिस्कस कर सकते हैं उनको।
मेरा वर्डिंग जो है ये सादे सादे नाम ही है उनके, अदरवाइज फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी का नाम है हॉर्टिकल्चर, ये बहुत कॉमन नेम है। अदरवाइज उसकी बीच में जो स्लाइड्स में लैंग्वेज है तो उसको आप ट्रांसलेट करके या वैसे भी आप चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है वही वर्ड हम इस्तेमाल करें। सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट लेना है सोसाइटी का बेस क्या था, उनकी एक्टिविटीज क्या थी, उसकी वजह से कौन सी चेंजेस आई। अल्फाज थोड़े थोड़े पुराने हैं लेकिन जब हम समझ जाएंगे तो इनमें कोई इतनी परेशानी वाली या कोई मुश्किलात वाली बात नहीं है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल सोसाइटी। मेरा सेशन भी वाइंड अप होने वाला है लेकिन क्विक ही मैं सेकंड जो है वो रीज्वाइन कर लूँगी हमारे सेशन को। सो प्लीज़ विदाउट वेस्टिंग टाइम प्लीज़ आप जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी पे, जो सेकंड हमारा जो सोसाइटियल डेवलपमेंट में एरा आ रहा है, दिस इज इंडस्ट्रियल सोसाइटी। जैसे कि अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट पहले से ही बन चुका था फ्यूडल सोसाइटीज का, एग्रीकल्चर सोसाइटीज का, जिसमें जो जितने हमारे लैंड के पीसेस थे अब वो लोअर क्लास जो है कल्टीवेट कर रही थी। इन रिटर्न फॉर मेंटेनिंग द लैंड पेजेंट्स वर गारंटीड अ प्लेस टू लिव एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड एनिमीज। अब क्या था कि जो पेजेंट थे या जो सब ऑर्डिनेट वो कल्टीवेशन कर रहे थे उनकी ज़मीनों की, तो उनके लॉर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो उनकी प्रोटेक्शन भी करें और उन्हें ज़मीन भी रहने के लिए प्रोवाइड करें। पावर वाज हैंडेड डाउन थ्रू फैमिली लाइंस। पावर जो है वो फैमिली लाइंस के थ्रू ही हैंडेड होने लगा, यानी एक खानदान से दूसरे खानदान तक पहुंचने लगा। विद पेजेंट्स फैमिलीज then ultimately the social and economic system of feudalism failed. Like power was handed down through family lines with peasant families serving lords by generation and generations. अब क्या होने लगा कि जो लॉर्ड्स थे, जो हमारे पास कह सकते हैं कि जिनके पास अथॉरिटी थी, जिनके पास जमीनें थी, बेटा बिल्कुल अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वर्डिंग अगर आपको स्लाइड्स की डिफिकल्ट लगी थी तो बुक की वर्डिंग है तो कोई इशू नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, जो हेडिंग आ रही है उसको समझना है और हमें सिर्फ एरिया समझने हैं। अब बेसिक जो इंडस्ट्रियल हमारी प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में इशू आ रहा था कि पावर फैमिली लाइंस में था, देन उनके जो सब ऑर्डिनेट्स थे, पेजेंट थे, उनकी फैमिलीज जो थी वो जनरेशन टू जनरेशन उनकी खिदमत कर रही थी और गुलामी में गुजार रही थी। और हमारा इकोनॉमिक सिस्टम फ्यूडल सिस्टम था, जिसकी वजह से जो गुलामी कर रहे थे उन्होंने ही उसी लॉर्ड सिस्टम को ख़त्म किया एंड was replaced by capitalism and technological advances of the industrial era। अब उसमें चेंजेस क्या आ गई कि वो जो पहले सिर्फ ज़मीनों में उनका चल रहा था गुजारा, अब उन्होंने कैपिटलिज्म में कन्वर्ट होना शुरू किया और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को ज़्यादा सपोर्ट करने लगे। जहाँ पे इंडस्ट्री लगी तो वो बजाय ज़मीनों के इंडस्ट्री में ज़्यादा काम करने को प्रेफर करने लगे ना। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में बेटा जो क्वेश्चन है यू कैन राइट हियर। मेरा पोस्ट इंडस्ट्रियल सिटी जो हमारे पास है उसमें काफ़ी सारे सिटीज़ आ जाते हैं, जिसमें ज़्यादा जापानीज़ में, जापान में हमारे पास जितने भी मॉडर्न सिटीज़ हैं, पाकिस्तान में हम कह सकते हैं जी कराची हमारे पास मोर इंडस्ट्रियल है, लाहौर हम इंडस्ट्रियल सिटी कह सकते हैं। पोस्ट इंडस्ट्रियल अगर आपकी बात है, मैं अभी इंडस्ट्रियल की कह रही थी, पोस्ट इंडस्ट्रियल सिटी अगर कही जाए तो सिटी के हवाले से सिलिकॉन वैली यूएसए, देन हमारे पास आ जाते हैं इस्लामाबाद को भी हम कह सकते हैं नोहा, क्योंकि उसमें हमें बहुत ज़्यादा जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में और अभी जो डिजिटल हमारी जितनी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रही है उसमें आ रहा है। तो अभी हम पोस्ट जब इंडस्ट्रियल एरिया उसमें एरा में पहुंचेंगे तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड सच वन। कैपिटलिज्म मेरा उसे कहते हैं जो कैपिटल को ज़्यादा कैरी करते हैं, यानी कैपिटलिज्म एक हमारे पास जो आ जाता है सिंपल वर्ड फ्यूडलिज्म, जिसके पास पावर ज्यादा हो। बेटा हमारी क्लास बहुत ही ज्यादा वो पोस्ट इंडस्ट्रियल तक पहुंच गई है कि पोस्ट इंडस्ट्रियल के बाद क्या होगा। अभी हम पोस्ट इंडस्ट्रियल तक पहुंचे हैं, फिर हम सोचेंगे कि
पोस्ट इंडस्ट्रियल के बाद क्या होगा, ये सब सोच रहे हैं, जो मिलके हमने भी सोचना है कि वाकई पोस्ट इंडस्ट्रियल के बाद क्या होगा। इसमें बराबर इंडस्ट्रियल को पढ़ के फिर आगे चलते हैं, फिर पोस्ट इंडस्ट्रियल को भी कवर करके फिर हम सारे मिलकर सोचते हैं कि व्हाट विल हैपन आफ्टर पोस्ट इंडस्ट्रियल। लाइक विद इन अ जनरेशन टास्क इसमें क्या था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में काफी सारी हमारे पास ड्रामेटिक राइज इन टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन हमारी बहुत ज्यादा आई, लीडिंग इन एन एरा नोन एज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसे हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। इसमें इस एरिया में क्या हुआ कि नंबर्स ऑफ न्यू इन्वेंशंस हुई, जिसने काफी इन्फ्लुएंस किया पीपल्स की डेली लाइफ पे। विद इन जनरेशन टास्क that it until this point required months of labor become achievable in matter of days, कि जो पहले महीनों में काम होते थे वो दिनों में होने लगे, जिनमें काफी सारे लोग मिलके इस टास्क को परफॉर्म करते थे। वो मशीन जो है वो रैपिडली उस टास्क को परफॉर्म करने लगी। एंड इन 1782 जेम्स वॉट एंड मैथ्यू बोल्टन ने जो क्रिएट किया स्टीम इंजन, उसने क्या किया कि काम को 12 हॉर्स बाय इटसेल्फ, यानी वो 12 हॉर्सेस का काम इटसेल्फ करने लगी। उससे क्या हुआ कि हमारी प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा स्पीड आ गई, प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज भी हो गई, जिसकी वजह से हमारी क्रॉप प्रोडक्शन भी बढ़ गई। एंड उसके अलावा हमारी सोसाइटी में क्या चेंजेस आई कि वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी वाज राइज ऑफ अर्बन सेंटर। उसमें हमारे पास क्या चेंजेस आ रही हैं, एक तो अर्बन सेंटर हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ गए, वर्कर्स फ्लॉक टू फैक्ट्रीज और जॉब्स, वर्कर जो थे वो फैक्ट्रीज में काम करने लगे। पॉपुलेशन हमारी जो है वो सिटीज में डाइवर्सिफाई पॉपुलेशन रहने लगी, क्योंकि पहले हमारे पास होती थी कि एक कबीला जो एक स्पेसिफिक प्रोफेशन से मुल्सक था, अब इंडस्ट्री में डिफरेंट सोसाइटीज के पीपल जो हैं वो एक साथ काम करने लगी और उनकी रिहाइश भी सिटीज में एक साथ होने लगी। The new generation become less preoccupied with maintaining family. न्यू जनरेशन हमारी जो थी उसने अपनी फैमिली या अपना जो बैकग्राउंड था उसको मेंटेन करना बहुत कम कर दिया। एंड ट्रेडिशंस वर मोर फोकस्ड ऑन एक्वायरिंग वेल्थ एंड अचीविंग अपवर्ड मोबिलिटी फॉर देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज। उन्होंने क्या किया कि अब हमारी फैमिली जो सोसाइटी की फैमिलीज थी उन पे फोकस कम होने लगा और वेल्थ पे जो ज्यादा फोकस होने लगा। People wanted their children to continue to rise to top, and as capitalism increased, so did social mobility also held। इसमें क्या हुआ कि सोशल मोबिलिटी भी हेल्ड होने लगी। उसके अलावा इंडस्ट्रियल सोसाइटी ने हमारी सोसाइटी में क्या चेंज